स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हिंदुस्तान की सेना को अपना टारगेट नंबर 1 मिल गया है। आतंकवादियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने के मिशन में सबसे पहला जो टारगेट लॉक हुआ है वो है आतंकी हाफिज सईद का। मुंबई हमले से लेकर पहलगाम टेरर अटैक तक के पीछे इसी हाफिज सईद का बदनुमा चेहरा सामने आता रहा है, लेकिन अब उसके खात्मे की जगह और वक्त दोनों मुकर्रर हो गए हैं। पाकिस्तान ने लाख कोशिश की कि हाफिज सईद को छिपाकर रखा जाए, लेकिन हिंदुस्तान को अब उसकी लोकेशन ही नहीं पूरे घर का पता मालूम चल चुका है। आतंकी हाफिज उस वक्त लाहौर के जोहार टाउन में है। हाउस नंबर 116E को उसने ठिकाना बनाया हुआ है। हिंदुस्तान ने इस लोकेशन को अपनी रडार पर ले लिया है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि आतंकियों के आकाओं को मिट्टी में मिलाकर पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों ने आतंकी हाफिज सईद के घर की सुरक्षा टाइट कर दी है। आर्मी से लेकर कमांडो तक पहरा दे रहे हैं। ड्रोन से लेकर सीसीटीवी कैमरों तक से निगरानी की जा रही है। हाफिज के साथ साथ पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है। किसी भी वक्त हाफिज का ये ठिकाना उसकी कब्रगाह बन सकता है। पाकिस्तान ने कागजों में तो आतंकी हाफिज को जेल में बंद कर रखा है, लेकिन हकीकत यही है कि सिर्फ दिखावा है। 28 मई को हाफिज सईद लाहौर में मीनार पाकिस्तान कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसका ऐलान हाफिज के डिप्टी चीफ और लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने किया, जो पहलगाम टेरर अटैक का मास्टरमाइंड है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 28 मई ही वो तारीख होगी जब भारत के दुश्मन नंबर 1 का खात्मा होगा। सवाल यह भी कि क्या भारत का बदला हाफिज का विकेट डाउन करके ही शुरू होने वाला है। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अजय कुमार चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ हैं। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन हमारे साथ हैं। आलिया शाह पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और बिलाल बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आलिया जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। हाफिज सईद, जिसका ठिकाना साफ साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है, जिसका ठिकाना साफ साफ दिख रहा है, पाकिस्तानी आर्मी कैसे उसकी खिदमत कर रही है, कैसे उसको सिक्योरिटी दी जा रही है, सब दिख रहा है। ये है कहां हाफिज सईद? कहां छिपा रखा है और क्यों छिपा रखा है? आलिया जी, आवाज मिल रही है? चलिए, लौटूंगी मैं आलिया जी आपके पास। बिलाल जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, हाफिज सईद कहां है? लेकिन ये कोई अनोनी बात नहीं है। दुनिया को पता है वो कहाँ है। दुनिया को पता है उसकी मास्टरमाइंड कौन है। ये तो कोई अनोनी बात अगर होती तो चले भाई, हम कहते कि अनोनी बात है। ये नहीं। आप मुझे बताएं, ओसामा बिन लादेन कहाँ से मिला था? दुनिया का सबसे बड़ा टॉप टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 100 गज के फासले पे वहां पे मिलिट्री एकेडमी की जो थी छावनियां थी, वहां से मिला था। अभी भी मैं आपको बताऊं, दुनिया जानती है, दुनिया को पता है कि जितने भी दहशतगर्द हैं, जो मजहबी वैशी हैं, जो वहशत फैलाते हैं, दुनिया में फैलाते हैं, मुंबई में फैलाते हैं, अमेरिका में फैलाते हैं, उन सबकी पनाहगाहें आपको रावलपिंडी में मिलती हैं। वहां पे ये ट्रेंड होते हैं, अल्लाह और रसूल के नाम पे उनको वहां पे कवर दिया जाता है और वहीं पे उनकी नर्सरियां हैं। ये दुनिया जानती है। ये कोई मतलब यहाँ पे हम 4-5 लोग ये डिसाइड नहीं करते। ये दुनिया ने डिसाइड कर चुकी है। दुनिया डिसाइड कर चुकी है कि आतंक कहाँ से आती है, नर्सरियां स्कूल कहाँ पर हैं, बच्चों को अल्लाह और रसूल के नाम पे क्यों ट्रेन किया जाता है। ये एक सवाल है, क्यों ट्रेन किया जाता है, इतनी नफरत क्यों है। इस पे मेरे ख्याल में अगर हम बहस कर सके तो बेहतर है। मगर रही बात हाफिज सईद की, वो तो दुनिया को पता है। ये जो आपने कहा कि वो जेल में नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। वो तो उनका माई बाप है। वो तो उनका माई बाप है, क्योंकि उनका जितना भी ये जो चलता है हाफिज साहब का, ये जो हाफिज है, ये क्या है? ये भी एक किस्म के हाफिज सईद है। ये वर्दी में है, वो वर्दी में नहीं है। मतलब एक बंदा आके दुनिया के सामने ये कहता है कि हम डिफरेंट हैं, हिंदू और मुसलमान के दरमियान नफरत डालता है, बीज बोता है, वहां पे मतलब आतंकवादी की बात करता है। तो इसमें और हाफिज में क्या फर्क है? अपने हाफिज सईद और दोनों का नाम हाफिज है। देखो, दोनों का नाम हाफिज है और दोनों वही कुरान की आयत पढ़ते हैं। ये मतलब ज़िबा करो लोगों जब तक पाँव काटो, वो काटो। तो दोनों का माइंडसेट है कि एक ने वर्दी पहनी है, एक ने वर्दी नहीं पहनी है, और एक की दाढ़ी है, एक की दाढ़ी नहीं है। है तो मतलब पाकिस्तानी फौज का जो थीम है वो इसी पे कायम है।
कि कत्ल करो, लोगों को इस्लाम के नाम पर डराओ, लोगों को इस्लाम के नाम पर ट्रेंड करो, बच्चों का कत्लेआम करो, चाहे वो बंबई हो, चाहे मैं पहले भी कह चुका हूं, दुनिया का एक कोना बताओ जहां पे इकबाल के शायरों ने दहशतगर्दी नहीं की हो। एक कोना मुझे बताओ आप। आम इनसे इनसे आम पंजाबी भी तंग है, आप यकीन करो, इनसे हर कोई बंदा तंग है। अब ये क्या कर सकते, इनके हाथ में बंदूक है, बंदूक के सामने तो बंदा कुछ नहीं बोल सकता है। एक बंदूक तो दुनिया की अलग और भी फौज के हाथ में, मगर इनके वहां मसला ये ना, इनका मोरल नहीं है, ये अनडिसिप्लिन्ड है, ये प्रोफेशनल नहीं है। दुनिया की और भी फौज है, दुनिया की फौज अपने लोगों को गायब नहीं करती। मोराल पाने के लिए बिलाल साहब इनको दहशतगर्दों की जरूरत पड़ती है। अभी देखिए ना, जैसे ही भारत ने कहा कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, जैसे ही भारत ने कहा कि आतंक के आकाओं को खत्म कर देंगे, सबसे ज्यादा हलचल पाकिस्तान में बढ़ गई। अब हलचल बढ़ती है अपने लोगों को बचाने की, तो समझ में आता है। यहाँ तो हाफिज सईद को बचाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। आखिरी बात आपको कहता हूँ, ये जो कल जो एक कार्टून आया था, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मगर मुझे तो कार्टून ही लगा, ये अहमद शरीफ चौधरी जो कल जो बैठा हुआ था। अब आपको पता है इसका बाप कौन है? आपको पता है इसका बाप सर्टिफाइड टेररिस्ट है। इसका बाप ने उम्मा तहमीर नो बनाया था। इसके बाप ने नवाज शरीफ को कहा था कि तुमने जो ये ट्रीटी साइन की है, अदम फैलाओ, ये जो मुआहदा हुआ था जौहरी हथियारों का, ये तुमने क्यों साइन किया है? और ये ओसामा बिन लादेन से भी मिला था इसका बाप, एमन जरावी से भी ये मिल चुका है इसका बाप। ठीक। अब अगर एक ही खानदान में ऐसी सोच पलती हो, तो आप भी जानते हैं कि आउटपुट कैसा होगा। आउटपुट हम देख रहे हैं, आपने बंबई में देखा आउटपुट। नहीं, अब तो खात्मे का वक्त आ ही गया है आलिया। वो हाफिज सईद जिसे पाकिस्तान की अदालत ने कन्विक्टेड किया टेरर फंडिंग के आरोप में, जिसे जेल में होना चाहिए था, वो हाफिज सईद फुल प्रूफ सुरक्षा में घूम रहा है। हाफिज सईद से इतनी मोहब्बत क्यों है पाकिस्तान को? उसे बचाने की, उसे सुरक्षा देने की, सीसीटीवी लगाने की जरूरत क्यों है पाकिस्तान को? जी थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। अब देखिए, हाफिज सईद के साथ जो आप ये मोहब्बत और चाहत की बात कर रही हैं जो है, तो देखिए उसकी वजह से तो कंट्री का नाम FATF में चला गया। FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है पाकिस्तान का नाम। ऐसी ही जो बैंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके जो लीडर्स हैं हाफिज सईद समेत, ये सिर्फ एक हाफिज सईद का तो मामला है ही नहीं, लश्कर तैयबा और लश्कर जंगवी और इतने बहुत सारी वहां पर ऐसी तंजीमें हैं, और इसका एक पास्ट है, एक हिस्ट्री है। इसको जैसे बनाया गया, जैसे ये वहां पर पनपे, और जो डिक्टेटर्स थे, डिक्टेटर जिया के दौर में ये सब कुछ हुआ और ये जहर घुला गया, और उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान का जो हाल है, उसके अंदर इन तंजीमों का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन होना ये चाहिए था कि फिर इसको खत्म किया जाता। जब आप ये कहते हैं कि जी अब हम पास्ट से जो है वो निकल आए हैं और हम अच्छे की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ एक्शंस होने चाहिए थे, लेकिन एक्शंस कभी ऐसे हुए नहीं। अच्छा, उसके लिए एक बात ये बोली जाती है जो कि अथॉरिटीज ही बोलती हैं, ये मेरा नैरेटिव नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। जब आपने पूछा कि इतनी मोहब्बत क्यों है, तो उसमें कहा जाता है कि क्योंकि हमारे हमसाए में एक बड़ा कंट्री है, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ताकतवर कंट्री है, तो उसकी फौज बहुत ज्यादा है, हमारी फौज बहुत कम है, तो उसके लिए जो है हमें इस तरह की चीजें जो है, यानी हमें ताकत दिखानी पड़ती है। तो देखिए, आप ये देखें, मैं तो खुद इसको कंडेम करती हूँ कि जितने भी ऐसे इश्तिहारी डिक्लेयर्ड जिनके सर पर जो है वो मनी होता है, वो ओसामा बिन लादेन जो है वो एबटाबाद से पकड़ा गया, कितनी बड़ी बदनामी की बात है, और हाफिज सईद जो है वो अभी तक वहां पर है। लेकिन इसके ऊपर काम हुआ था लास्ट टाइम, यानी अभी कुछ साल पहले जब FATF की लिस्ट से नाम निकला पाकिस्तान का, तो उस वक्त उनकी टीम पाकिस्तान गई और पाकिस्तान में उन्होंने पूरा जाके जायजा लिया, और फिर काफी सख्त, यानी उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए थे। तो काम ये हुआ था कि जी नजरबंद कर दिया गया और कैद हो गए, और फिर उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है ओके, तो FATF से नाम निकल गया। लेकिन देखें, बात यह है कि नजरबंदी जैसी होती है वहां पर, और ऐसे जो लीडर्स हैं उनको तो नजरबंदी भी आप समझें कि एक 5 स्टार होटल से कम नहीं होती। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो आप बात कर रही हैं, जिस हाल में इस वक्त कंट्री है, उसकी कुछ बड़ी रीजंस में एक रीजन ये भी है कि ऐसे लोगों को आपने बहुत अच्छी लाइफ देकर उनको रखा हुआ है और पाला हुआ है। बख्शी साहब, क्या देश के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद के खात्मे का वक्त अब आ गया है? क्या तारीख मुकर्रर हो रही है, समय पता चल गया, टारगेट निश्चित है?
कि इसे तो खत्म करना ही करना है, हाफिज सईद नाम के चैप्टर को क्लोज करना है? आप ठीक कह रही हैं प्राची, वक्त तो आ गया है, पर मैं आपको बता दूं, अगर हम सोच रहे हैं कि हाफिज सईद को मारने के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा, और आ जाएंगे हाफिज सईद। जो थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, आईएसआईएस और जो रेडिकल इस्लाम जो पनप रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो जहाँ से आ रहे हैं वो सबको पता है, और वो फंडिंग भी वहाँ से आ रही है। वो हाफिज सईद और पैदा करेंगे। हम ये सोच के नहीं दिल पिशौरी कर लें कि इसके ख़त्म होने के बाद सब खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। इसके ख़त्म होने से या 6 महीने 1 साल के लिए शायद थोड़ी शांति आ जाए, मैं वो बात मानता हूँ, प्लानिंग फिर शुरू हो जाएगी। ये जो थॉट प्रोसेस है रेडिकल इस्लाम का, इसको लेकर ही तो पाकिस्तान की आर्मी बैठी हुई है। आपको बता दूं कैसे, 85% ऑफ द तजारत ऑफ पाकिस्तान इज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। आप पाकिस्तान आर्मी के जो एसोसिएशंस हैं वो किस किस में कहाँ उनका निवेश है, यह जरा पता करिए, फिर आपको पता चलेगा कि वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कैसे काट सकते हैं। और इसीलिए फौजी अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता। गद्दी का मतलब है हुकूमत। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? क्योंकि तभी तो उसको पैसा बनेगा, और उसको बनाने के लिए कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखेगा, और कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखने के लिए टेररिस्ट को अलाइव रखेगा। और टेररिस्ट को बुलाया जाएगा। हाफिज सईद की जगह फॉरेन टेररिस्ट भी आ सकता है। कई फॉरेन टेररिस्ट आ गए हैं, पैसे का कोई कमी नहीं है, पैसा दीजिए और आप करिए। इतनी गरीबी आ गई है, 5-7 हज़ार में तो आदमी अपने बाप को मारने को तैयार है, तो 4-5 लोगों को मारने में क्या प्रॉब्लम है? ये सारी की सारी जो है, जो पनपी है तलवार के नोक के ऊपर, जो अगर वो आप रिलीजन को चलाएंगे तो ये प्रॉब्लम पैदा होगी। ठीक है, इस्लाम पाकिस्तान बहुत जान अच्छा तो है, हमारे पास में बड़े उम्दा और 100। बिल्कुल सर, पाकिस्तान जान गया है कि उसके हर एक आतंक का अब हिसाब जो है वो भारत करने जा रहा है। भारत जान गया है, बिल्कुल, बहुत एग्रेसिवली भारत जो है बिल्कुल वो काम कर रहा है। अब भारत अब एग्रेसिवली काम कर रहा है। सबसे पहले भारत को ये जो सपोर्टिंग सेल्स है हिंदुस्तान के अंदर, इनको सारा सॉर्ट आउट कर रहा है। पहले इन लोगों को ये सॉर्ट आउट होंगे जो हाफिज सईद से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, जो उन लोग से काम करते हैं। कश्मीरी पंडितों के घर में जितने लोग बैठे हैं वो कौन है? वो सारे के सारे सपोर्टिंग सेल्स हैं। ये अभी आपको पता चल गया, तभी तो चीफ मिनिस्टर ने कहा था मैं अपने लोगों को बचा नहीं पाया, तब स्टेटहुड कैसे मांगू। सारी प्रॉब्लम यहाँ पे है। और फिर जो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हम कर लेंगे, वो दूसरी बात है। आपकी चैनल में मैं बोलना नहीं चाहता, पर सबसे बड़ी बात है उनके सपोर्टर्स भी हिंदुस्तान में है। बिल्कुल सर, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आतंक के आकाओं को खत्म करना है, और भारत ने अपना टारगेट जो है वो सेट कर लिया है। चतुर्वेदी सर, मैं अगर हाफिज सईद की ही बात कर रही हूँ, वो हाफिज सईद जिसे हाउस अरेस्ट में रखने का दावा पाकिस्तान करता तो है, लेकिन वो एक वीवीआईपी काफिले के साथ बाहर निकलता है। सादी वर्दी में फौज के जो जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है। 28 मई को वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम करने जा रहा है। तो क्या मई का महीना हाफिज सईद के लिए आखिरी महीना साबित होने जा रहा है? पहले तो प्राची जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। मैं सारे पैनलिस्ट को भी अपना जय हिंद बोलता हूँ। मैं इसमें जो अगर आप गौर कीजिए, कुछ चीज़ें जो ध्यान देने वाली बात है। जब पहलगाम हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो इसके पीछे हैं उनका भी फैसला होगा, उनका भी हिसाब होगा ना। जहां ये हुआ पाकिस्तान में अपने आप खलबली मचने लगी। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में, मैंने 2-3 बार उसको सुनने की कोशिश की, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि भाई हम पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फाउंटेन हेड है किसी तरह की दहशतगर्दी के लिए। तो उनको अपने आप में, जैसे वो हिंदी में बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो वाली बात है कि उनको अपने आप ही लगा कि हमारे ऊपर होगा। तो ये चीज जो है हाफिज सईद उसका एक एलिमेंट है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप फिर इंडिया का रिस्पांस देखें कि इंडिया ने पहले क्या किया कि नवाज शरीफ साहब को बुलाया, नवाज शरीफ साहब की
ग्रैंड डॉटर की शादी में भी गए। जब उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पठानकोट में उनको आने दिया। लेकिन जब ये सब नहीं हुआ तो उड़ी के बाद जो टेररिस्ट को मारा गया, जो एकदम सामने थे, जो उनके एकदम लॉन्च पैड थे, फिर जो उनके ट्रेनिंग कैंप को बालाकोट के बाद मारा गया, अब मौका है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने का जहां से ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, और जिसमें कि हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अब जो इस बार होगा, इस सब में मैं इस स्पेकुलेशन में नहीं जाऊंगा कि हाफिज सईद साहब का जो है वो ये आखिरी महीना है या क्या होगा उनके साथ। वो तो जो आदमी जो बोलता है वही वो काटता है। लेकिन मैं एक एश्योरेंस देना चाहता हूं, वो ये कि हर उसका जिसने कि पहलगाम की हरकत करने की कोशिश की है या उसके पीछे हैं या जो दहशतगर्दी को पनपा रहे हैं, जहां कहीं भी हैं, वो बिलों से खुद निकाले जाएंगे और उनमें से हर एक का फैसला होगा। सिर्फ हाफिज सईद का ही नहीं, बाकी भी सबका होगा। इसमें आप अगर गौर करो, यही लोग तो जैसा कि आलिया जी ने और पहले आपके जो बलूच एक्टिविस्ट हैं उन्होंने जो बोला, बिल्कुल सही बोला कि भाई आफ्टर ऑल बलूचिस्तान में भी तो यही लोग, ये दहशतगर्दी की बात कौन कर रहा है। 1942-43 में जिन्ना ने एक स्पीच दी कि 2 नेशन है और ये है वो है, हम अलग हैं, वो आज भी, अरे हिंदुस्तान में हमारे 1 2 3 प्राइम प्रेसिडेंट हो गए हैं जो कि मुस्लिम थे। हमारे यहाँ कोई ऐसी बीच में कोई वो नहीं है। हमारे IH लतीफ साहब एयरफोर्स के हेड रहे हैं जी। तो ये तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। तो ये चीज इनको जानने की जरूरत है कि इंसानियत एक बहुत बड़ी चीज है। हमने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह पाकिस्तान को हम समझा सकें, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहे, बिल्कुल सर, वो वक्त तो मुझे लगता है कब का चला गया कि पाकिस्तान को समझाया जाए, क्योंकि जिस अंतर की आप बात करें, दोनों देशों का अंतर बड़ा साफ है। आलिया, हिंदुस्तान में जो तैयारियां हो रही हैं उसमें बैठकें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CCS बैठक कर रहे हैं, अपने हम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान में एटम बम की धमकी देते हुए लोग हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। क्या ऐसे जंगें लड़ी जाती हैं आलिया? जी, जैसे आपने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है, बल्कि ये बात भी की जा रही है कि पाकिस्तान को तो आपने गैस वर्क पे लगा दिया। वो सुबह 24 घंटे ऐसा होता है, सुबह उठते हैं तो वो गैस करना शुरू करते हैं कि कब होगा हमला और भारत कहाँ पर हमला करेगा और कैसा हमला होगा, फौजी हमला होगा, नेवी का हमला होगा, बस वो गैस पर गैस हो रहे हैं। तो आप लोग सस्पेंस जो है वो कुछ ज्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब देखिए, बात यह है कि 4 जंगें तो हो चुकी और उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया। मुल्क जो है वो 2 लख्त भी हो गया, आधा मुल्क जो है वो चला भी गया। लेकिन फिर भी जंग का अगर शौक है तो इसके ऊपर हम क्या कहें, क्योंकि इतने लॉस के बाद तो जंग का शौक नहीं होना चाहिए ना। जब आप इतना लॉस कर दें, आप अपना कंट्री ही जो है वो आधा तोड़वा बैठे, तो फिर उसके बाद तो आपको जंग से भागना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जो जिहादी एलिमेंट है ना, जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट बनाया गया है, जैसा मैंने आपको कहा कि जब ये USSR के खिलाफ जब जिहाद लड़ा गया, उसके बाद से जो सिलेबस, स्कूलों का सिलेबस, कॉलेजेस में जो एक एजुकेशन दी गई, मदरसे खुले, और फिर तब से लेकर अब तक वो जो एक जिहादी एलिमेंट है, माइंडसेट है, वो चलता चला आ रहा है। उसमें फिर ये जो मिलिटेंट्स होते हैं, इनको हीरो बनाया जाता है, और यही हुआ कि वो हीरो बन गए। अब देखिए, जिस कंट्री के हीरो ऐसे लोग होंगे, जो आप हाफिज सईद बात करिए और जो भी लोग हैं, बल्कि यहाँ तक है कि पाकिस्तान के तो प्राइम मिनिस्टर तक जब उनसे पूछा गया कि उसामा बिन लादेन शहीद है या नहीं, तो वो खामोश हो गए थे। अगर आपको याद हो, एक जो अफगानिस्तान के वो थे एंकर पर्सन, मुझे याद नहीं है कि किसने किया था, इमरान खान साहब से मेरा ख्याल है इंटरव्यू हुआ था वो, जिसमें उनसे उन्होंने पूछा था, तो उस वक्त वो जो प्राइम मिनिस्टर तक चुप कर जाते हैं कि अब हम क्या कहें। इसकी वजह यह है कि आप दहशतगर्द को दहशतगर्दी नहीं कह पाते, तो फिर आपने दहशतगर्दी रोकनी कैसे है? फिर तो जो आपका पड़ोसी मुल्क, जिसको इतनी शिकायत है आपसे, जो बार बार ये कहता रहा है, और पूरी दुनिया में जो है वो इंडिया की तरफ से ये सवाल उठाया जाता रहा। आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका आए तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि
जो डिक्लेरेशन था उसमें अमेरिका और इंडिया ने मिलकर ये कहा, दहशतगर्दी की बात की। और कभी तो उस डिक्लेरेशन में नाम तक शामिल हो जाता पाकिस्तान का, और नहीं भी होता तो इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान को ही कह रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सब के बावजूद, ये जो मैंने सब बातें की हैं, फिर भी हम ये देखते हैं कि ये चीज कम नहीं होती। अभी भी वो हीरो हैं, और जैसा आपने कहा कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, देखिए इस वक्त जो सिक्योरिटी बढ़ाने की बात है ना, और उस बंदे को हीरो दोबारा से बनाने की, क्योंकि अभी तक तो FATF की लिस्ट से निकलने के बाद कोशिश ये होती थी कि वो जरा गायब ही रहे, और वो खबरों में आता भी नहीं था। कभी आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी खबर चलती थी तो फिर उसके जिक्र शुरू हो जाता था। लेकिन अब इस मौके पर क्योंकि जंग है इंडिया से, तो वो इंडिया को ये दिखाने की कोशिश करें कि जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, तो वो ये करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम ये करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, बट अल्टीमेटली हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस फेस सेविंग की कोशिश पाकिस्तान करता है, वो एक बार फिर से उसका चेहरा सबके सामने आ रहा है। हाफिज सईद जो मोस्ट वांटेड है, जिस पर इनाम खुद घोषित कर रखा है, जिस पर यूनाइटेड स्टेट ने इनाम घोषित कर रखा है, उसे अगर आप सिक्योरिटी देंगे तो क्या चेहरा आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रह जाएगा? दिनेश सर, क्या ये वक्त आ गया है, क्या अंजाम ओसामा बिन लादेन जैसा होने जा रहा है हाफिज सईद का? क्या वक्त आ गया है कि भारत अपने दुश्मन नंबर 1 को अब चुनकर स्पॉट करे और उसका खात्मा करे? देखिए प्राची, मेरा मानना है कि ओसामा बिन लादेन हो या फिर हाफिज सईद हो, पाकिस्तान की जो आज की सिचुएशन है उसके अंदर अगर सबसे बड़े कोई टेररिस्ट हैं तो वो ISI और इनके जो चीफ हैं वो हैं, क्योंकि इनकी आर्मी रेडिकलाइज हो चुकी है। ओसामा बिन लादेन के बाद में जो हाफिज सईद का, जैसे हम लोग ये बता रहे थे आलिया अभी, कि जिस प्रकार से ये पाकिस्तान के अंदर गदर कर रहा है, ये सब मोहरे हैं पाकिस्तान की आर्मी के। पाकिस्तान की आर्मी को अगर आज हिंदुस्तान से अगर कोई डर ना हो, पाकिस्तान को उसको हिंदुस्तान का डर ना दिखाया जाए, तो आप मुझे बताइए पाकिस्तान की आर्मी का वजूद ही क्या रह जाएगा? जरूरत क्या रह जाएगी पाकिस्तान को आर्मी रखने की? तो इनका वजूद ही इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे हमेशा अपने जनता के अंदर हिंदुस्तान का डर बना के रखें। और देखिए, ये बात इनको अच्छी तरह से समझ में आ गई थी जियाउल हक के टाइम पर कि भारत के साथ कन्वेंशनल वॉर के अंदर हम कभी नहीं जीत पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, फिर एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, और उसको कहा गया ऑपरेशन तोपाज, टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, कि इनको ये छोटे छोटे गुरिल्ला ग्रुप्स को डेवलप करो, आतंकवाद को डेवलप करो और इनको स्ट्राइक करो। और वही चलता आ रहा है, चाहे वो मुशर्रफ क्यों ना हो, चाहे उसके बाद में आज जो आसिफ मुनीर है वो क्यों ना हो। मुशर्रफ ने तो खुल के कहा था कि हाफिज सईद जैसे लोग और ये जो मसूद अजहर है, ऐसे लोग तो हमारे नेशनल एसेट्स हैं। इन्होंने वो कह चुके पूरे पब्लिक के बीच में। और क्यों, अब देखिए उनको ट्रीट भी वैसे ही किया जाता है। थोड़े महीनों के पहले की बात है, मसूद अजहर को पूरे हार्ट का कोई प्रॉब्लम हुआ था, उसको हेलीकॉप्टर से लेकर के कराची के आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां पर उसका ट्रीटमेंट किया गया। इन सबको जो है पूरा VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो मेरा कहने का मकसद यह है इस बात का प्राची, कि अगर हम सिर्फ हाफिज सईद को तो हम छोड़ेंगे नहीं। खैर देखिए, पिछले करीब 1 साल के अंदर अगर आप देखें, चाहे वो बुसरा बीबी के 2 जिन थे, आलिया जानती होंगी कि वो बुसरा बीबी कहती है कि वो 2 जिन है उनके पास, रात को वो बैठ करके उनको मांस खिलाती हैं और पता नहीं क्या क्या। तो उन 2 जिनों ने जो है मोटरसाइकिल पर बैठ के करीब 25 से 30 लोगों को ठिकाने लगाया। मैं तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, मुझे बड़ा गर्व होता है उन जिन के ऊपर। और अगर ये कहते हैं वो रॉ थी तो मुझे और भी ज्यादा गर्व होगा। अब तो रॉ को भी खुल के करना चाहिए, जो हम लोग पहले कर रहे थे करेंगे। लेकिन हाफिज सईद के ऊपर सिर्फ मतलब उसको तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो मेरा मानना है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो बिल्कुल इशारा बिल्कुल साफ है। और इशारा वो ये है कि इसके प्रिपरेटर वो है ISI, वो है जनरल आसिफ मुनीर, जिन्होंने अपना जहर उगला था अभी जब पाकिस्तान के प्रवासियों से बात कर रहे थे और कह रहे थे 2 नेशन थ्योरी, हिंदू हमसे ऐसे अलग हैं, हम मुसलमान ऐसे अलग हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती प्राची, इस देश को जिसने खड़ा किया इस्लाम के नाम पे, अगर जितने भी स्कॉलर्स हैं पढ़ के देखें, वो तो खुद ऐसे काम करता था जो इस्लाम में परमिटेड नहीं है। वो वाइन पीता था, वो पोर्क खाता था, सब कुछ करता था। तो ऐसे इंसान के कहने पे भारत को तोड़ा गया। और जिन लोगों ने मांग की थी प्राची इस बात की पाकिस्तान की, वो ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के थे, वो तो यही रह गए। तो ये है कौन लोग, इनकी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी समझ में नहीं आती। बगैर आइडेंटिटी के लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए, देश को इस्तेमाल करने के लिए सरकारी आतंकवाद बनाकर के पाकिस्तान की सेना का नाम लेके बैठे हैं। वो बिजनेस भी कर रहे हैं,
और वो इस तरह की हरकतें भी कर रहे हैं। लिहाजा ये इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि जब तक आईएसआई और वहां की सेना का जो अध्यक्ष जो सेना अध्यक्ष है, यानी जो वहां का चीफ है, ये सेना को जब तक आप ठीक नहीं करोगे, जो आदमी से ज्यादा रेडिकलाइज की जा चुकी है। मैं अगर आप परमिट करें तो मैं एक बात बताना चाहूंगा प्राची आपको। जी जी, बोले बोले। एक परमिट करें तो बोले बोले। ये आज की तारीख का जनरल आसिफ मुरी कौन है? इसकी फैमिली पार्टीशन के टाइम जालंधर में हुआ करती थी। जालंधर से ये लोग गए थे पाकिस्तान, और इनके फादर साहब कौन थे? इमाम, मदरसों में पढ़ा है ये आदमी। मेंटली पूरे का पूरा रेडिकल है और पूरी सेना को आदि को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो हाफिज सईद जैसे लोग डेफिनेटली इनके साथ में इन्होंने पाले हैं। नहीं सर, एक बात तो बिल्कुल साफ है, जो आम हिंदुस्तानियों में भी चर्चा हो रही है, जैसे ही हाफिज सईद के बारे में जानकारी लग रही है भारतीयों को और जैसे उसकी सुरक्षा देखी जा रही है और 28 तारीख को ऐलान किया गया है कि वो पब्लिक मीटिंग करेगा, तो ये उम्मीद जागी है हिंदुस्तानियों को कि 28 मई कहीं हाफिज सईद की आखिरी तारीख तो नहीं होने जा रही है। भारत अपना सबसे बड़ा बदला हाफिज सईद पर वार करके, उसे टारगेट करके, उसे खत्म करके तो पूरा नहीं करने जा रहा है। बिलाल साहब, अभी इतनी चर्चा हुई आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की, तो उनके बारे में अगर बात करें तो हाफिज सईद की सुरक्षा तो बढ़ा दी गई, ब्रिगेडियर रैंक के जो अफसर हैं उनको तो तैनात कर दिया गया लाहौर के जौहार सोसाइटी में, लेकिन कहाँ हैं जनरल साहब ये किसी को नहीं पता। जब से युद्ध का ऐलान पाकिस्तान कर रहा है वो तो दिख ही नहीं रहे, बयान तो छोड़िए, वो तो तस्वीरों तक में नजर नहीं आ रहे। देखिए, जो आपके आर्मी ऑफिसर ने जो भी बात की, मैं उससे सहमत हूं कि एक हाफिज सईद को मारने से रेडिकलिज्म खत्म नहीं होगा। अब वहां पे नर्सरीज हैं, वहां पे इंस्टीट्यूट हैं, और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो अभी हमारे एक दोस्त ने कहा वही है। अब एक हाफिज जो मदरसे का पढ़ाया हुआ है, जिसने जैसे कि हम सब जानते हैं, पहला तो ज़ियाउल था, वो कोई एक पागल वैशी था, अब ये बंदा आ गया है। अब इसने सारे मुआशरे को झगड़ा हुआ है, सारे मुआशरे को। और बदकिस्मती इस मुआशरे की ये वहां पे ये है कि वहां पे सियासतदान जीतते नहीं है, जितवाए जाते, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जरदारी हो। अभी बिलावल ये क्यों बयान दे रहा है? बिलावल इसलिए बयान दे रहा है कि ही हैज टू बिकम पावर बैक अगेन, क्योंकि ये जो शहबाज शरीफ है ये तो अपने मतलब वो कुछ फनी टाइप का बंदा है। आपने उसको देखा होगा, हर किसी से मिलता है, वो ऐसे कोशिश करता है कि मैं इससे क्लोज हूं। वो अलग बात है कि हाउ दे आर फेसिंग द वेलकम एंड व्हाटएवर, मगर मसला इस मुआशरे का सबसे बड़ा मसला है जो फौज में जो रेडिकलिज्म है, जब तक वो खत्म नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि आपके बच्चे या यूरोप के या वेस्ट के बच्चे आराम से सोएंगे। ये जो जहन साजी जो होती है, जो एक आइडियोलॉजी होती है, इसी में सबको परेशान कराता है। इससे अमेरिका भी परेशान है, यूरोप भी परेशान है, भारत भी परेशान, और इवन के आम पाकिस्तानी भी परेशान। आप यकीन मानो वो इतना परेशान है जिसका आप सोच नहीं सकते कि उस बेचारों की आइडेंटिटी थ्रेट है। मैं कल कह चुका हूं, ये सबस पासपोर्ट आप जिधर भी देख के लेके जाओ, वो आपको किसी और नजर से देखते हैं। अब उस बंदे ने उसके अंदर रेडिकलिज्म है ही नहीं है, मगर उसको उसी नजर से देखा जाता है जो उसको वहां पे वो जो पाकिस्तानी आर्मी की जो ट्रेन करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पॉलिटिकल सिस्टम को पलने नहीं देते पाकिस्तान। अभी आपने फरवरी में देखा था ना, ये जितने भी हारे हुए चेहरे हैं वो सब हारे हुए थे। मैंने 2 दिन पहले भी ये कह चुका हूं कि ये जितने भी पॉलिटिशियन जो अभी हमारे सामने जो ये नमूने आ रहे हैं, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो, चाहे वो आपका अब्बासी हो, चाहे राना हो, चाहे उनकी मरियम नवाज शरीफ, ये सब लाए चुके हैं, सब लाए हुए हैं। और मैं आखिरी बात आपको कहता हूं कि फौज का आप देखो कितना बड़ा स्ट्रांग है वहां पे पाकिस्तान में। दुनिया का कोई भी कातिल हो, कोई भी जेल में हो, उसको उसके बैंड से, उसकी फैमिली से मिलाया जाता है। इमरान खान को उसके बैंड से भी नहीं मिलाया जा रहा। ही इज नॉट अ किलर। मतलब जब आर्मी की पावर हो किसी मुल्क में तो इस तरीके से तो होगा। तो यही वजह है, दुनिया देख रही है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। अब इन लोगों को चाहिए कि भी आप लोग इस मैच, एक और भी ऑप्शन है इनके साथ, अगर वो जंग नहीं करना चाहते, हाफिज सईद जैसे जो भी नमूने हैं उनको इंडिया के हवाले कर दो। अगर फिर ना आपको रात को 2 बजे नींद से उठने की जरूरत होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की,
ना इस तरह की गीजर बंकियां देने की जरूरत पड़ेगी, ना 1971 होगा, ना 65 होगा, ना कारगिल होगा, ना सियाचिन होगा। हाफिज सईद जैसे जितने भी टेररिस्ट आप लोगों ने पाले हुए वो आप उनको दे दें, वो दुनिया भी खुश, ये जो पाकिस्तान में लोग जो फ्रस्ट्रेटेड है वो भी खुश हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। दैट इज द पॉइंट। अब देखिए, नवाज शरीफ ये सलाह दे रहे हैं शहबाज शरीफ को कि भारत से पंगा मत लो, और भारत से पंगा लेना भारी पड़ जाएगा आलिया। वक्त ये है कि भारत को उसके दुश्मनों को सौंप दो, जिन्हें आप सुरक्षा में रख रहे हो, जिन्हें भारत चुनकर मारने की हिम्मत रखता है। और भारत अपने टारगेट को सेट कर चुका है, हाफिज सईद का अंत बहुत नजदीक आ चुका है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान उल जुलूल बयान देने से अच्छा है कि कोई कदम ही उठा ले। हाफिज सईद जैसे जितने भी दुश्मन हैं, चाहे दाऊद हो, चाहे मसूद अजहर हो, सौंप देना भारत को। अगर आप ये एक ऑफर पाकिस्तान को करके देखें इस टाइम के, जी हाफिज सईद जो है वो हमारे हवाले कर दें तो हमला नहीं होगा, तो हो सकता है कि जितना जंग का खौफ है वो मान ली जाए बात। लेकिन देखें, ये जो अभी आपने बात की ना कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को ये कहा कि भारत के साथ जो है आप मैस मत करें। नवाज शरीफ जो है वो बड़े बेहतर अंदाज से जानते हैं ना, उनको पता है कारगिल हुआ था, तो जब हो गया था तो उसके बाद उनको पता चला था कि ये तो कारगिल का ये हमला कर दिया है, भारत पर हमला कर दिया है, और जनरल मुशर्रफ ने बाद में बताया। अभी ये जो बात कर रहे थे, देखिए पॉलिटिशियंस की तो कोई से नहीं है वहां पर। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, उसकी फॉरेन पॉलिसी बनाने में कोई से नहीं होती। जो अफगानिस्तान, इंडिया और जितनी भी फॉरेन पॉलिसी बनती है वो स्टैब्लिशमेंट के उससे ही बनती है, और इसमें बहुत अपर हैंड होता है मिलिट्री का। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जमहूरियत इतनी कमजोर है इस वजह से भी है। नाम की है जमहूरियत, वहां पे डेमोक्रेसी जो है वो नाम की है। आप देखें कितने प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कत्ल होते रहे हैं, और नवाज शरीफ को 2 मरतबा उतारा गया है, 2 या 3 मरतबा, कितनी दफा उनको अपने इक़्तिदार से अलग किया गया, कू हुआ, फिर उसके बाद अलग किया गया। तो ये तो एक हिस्ट्री बहुत ही गंदी हिस्ट्री है, बहुत खराब हिस्ट्री है। और जहां तक आप ये बात करिए, मैं ये देख रही थी कि हाफिज सईद को जो ये बात की जा रही है कि जी मीनारे पाकिस्तान पर 28 मई को वो कोई रैली कंडक्ट होगी और उसमें जो है वो एड्रेस करेगा वो बंदा। तो अब ये एग्जैक्टली तो नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये जंग की सिचुएशन है इस वक्त, तो देखिए जब आपके हाथ में कुछ और ना हो, एक ऐसा कंट्री जो IMF के पास हो, जिसके पास पैसा भी ना हो जंग लड़ने के लिए, 5:30 बजे उठ जाऊंगा वो फिर क्या करेगा? वो ये क्या करेगा? वो ये करेगा कि इस तरह के जो एलिमेंट्स है उनको सामने लाके, एक धमकी है ना ये भारत के लिए, एक तरीके से धमकी है कि ठीक है फिर जो है वो हाफिज सईद, हम इससे तकरीर करवाएंगे, हम इसको सामने लेकर आएंगे, क्योंकि जंग लड़ नहीं सकते, और जंग लड़नी पैसे के बगैर कौन जंग लड़ सकता है, मुझे बताएं। अगर धमकी भी देना चाहता है तो रातों की नींद पाकिस्तान की फिर क्यों उड़ी हुई है? रात के 2:30 बजे 2-2 बजे उठकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ रही है? फिर क्यों बताना पड़ रहा है कि 36 से 24 घंटे में हमला हो जाएगा, 48 घंटे में हमला हो जाएगा? किसको बताने की कोशिश की जा रही है? उस वक्त सीधा लिए चलते देश के गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। तो में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है, और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन
लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। अब देखिए, गृहमंत्री अमित शाह अगर ये कह रहे हैं कि आतंकवाद को उखाड़ फेंकेंगे, सबक सिखाया जाएगा और सबक ऐसा सिखाया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी, तो यही बौखलाहट की वजह पाकिस्तान के लिए बनती है। पाकिस्तान इन बयानों से डरता है, उसे समझ में आता है कि हमारे यहाँ के नेता अगर कुछ कहते हैं तो फिर वो करके दिखाते हैं। बख्शी साहब, यही जो बातें हमारे यहाँ के नेता कह रहे हैं, भाई कोई पाकिस्तान का नाम तो ले नहीं रहा, गृहमंत्री भी कह रहे हैं कि हम आतंकवाद को खत्म करके मानेंगे, और जब आतंकवाद की बात करते हैं तो पाकिस्तान सीधा जोड़ लेता है और डर कर कांपने लगता है। फिर देखिए प्राची जी, पाकिस्तान को पता है कि आतंकवाद क्या हो रहा है, सबको पता है। सबसे ज्यादा डरी हुई पाकिस्तान की आर्मी है, क्योंकि वही आतंकवाद को पाल रही है सत्ता में रहने के लिए। अदरवाइज उनकी देश की जनता, उनका यूथ सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जाए, बैरक्स में जाए, डेमोक्रेसी आए, खुशहाली हो, फैलसूफी हो, बिजनेस इंडिया के साथ हो। अब तो ऑपोजिशन के यहां तक कि ट्राइबल हेड्स भी ये कह रहे हैं जो उनको पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान की आर्मी की जो तिजारत में जो लेन देन चल रही है पाकिस्तान की 85%, वो सबको कोई मुंह से बोलने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है। तो होम मिनिस्टर ने ठीक कहा है, पर पाकिस्तान की आतंकवाद खत्म होगा। पर आपको ये मैं बता दूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो सपोर्टर हिंदुस्तान में हैं वो भी खत्म होने लग जाएंगे। और हम जनरल मुनीर को क्या कहें, जियाउल हक का भी वही बैकग्राउंड था, वही है, मुहाजिर हैं, यहां से गए हुए हैं, अब अपने आप को लॉयल प्रूव करना चाहते हैं, कन्वर्ट होके गए थे तो ज्यादा जोर से बांध देना चाहते हैं। ये तो उनकी प्रॉब्लम है, और फौज में आ गए हैं, वो खुशकिस्मत है। और अब और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जब तक फौज को ठिकाने नहीं लगाया जाएगा तब तक ये बात मुश्किल से जाएगी, क्योंकि पहले अमेरिका वगैरह सब ने इन आतंकवाद कंट्रीज को पाला था अपनी पॉलिटिकल एम के लिए। पाकिस्तान उनका चैंपियन होता था। जब तक आतंकवाद ने अमेरिका को नहीं झकझोरा तब तक तो अमेरिका पाकिस्तान चैंपियन था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उनको आतंकवाद का मतलब पता चला है। जब मतलब पता चल गया है तो वो भी कर रहे हैं। पूरा यूरोप दहशत में है, अब सबको पता है, सब आपके साथ है, सब आपके साथ सहानुभूति रखेंगे। तो समय आ रहा है, धीरे धीरे आतंकवाद खत्म होगा। पर मैं आपको बता दूं, आतंकवाद तब खत्म होगा असली, जब आतंकवाद का आइडिया खत्म होगा। वो ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में है, वो ISIS के रेडिकल इस्लाम है, वो इस्लाम है, वो मिडिल ईस्ट से भी हैं, वो हर जगह हैं, वो नहीं खत्म होने देंगे। ये मैं तब आपको बता दूं आपको कि हम ये सोच के बैठे हैं कि खत्म हो जाएगा, एक सुनहरा दिन आएगा, वो नहीं होगा। जब तक वो नहीं होता, सारी कंट्रीज मिलके इन लोगों को जब तक डाउन नहीं करती, पर सबका फायदा उठ रहा है, चाइना का फायदा उठा रहा है, उठाया जा रहा है। चाइना चाहता है कि बस एक रिएक्शन आलिया आपसे लेना चाह रही हूँ, जब ऐसे बयान भारत से आते हैं, क्योंकि हम कोई एटम बम वाली धमकी नहीं देते, हम कोई जंग वाली धमकी नहीं देते, हम ये नहीं कहते वॉर हो जाएगा, हम तो ये कहते हैं हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। तो क्या हलचल मचती है पाकिस्तान में इन बयानों को सुनकर, जब हमारे देश के गृहमंत्री ऐसी बात करते हैं या प्रधानमंत्री ऐसी बात करते हैं? जी, जैसा मैंने आपको कहा कि एक अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, एक बहुत खौफ का आलम है। रात को 2-2 बजे उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं कि जिस वक्त 2 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस वक्त सब जाग गए और अपने वहां पर एक ऐसी सिचुएशन थी कि क्या भारत ने हमला कर दिया है। जब आपकी तरफ से ये स्पीचेस सुनने को मिलती हैं तो एक हलचल तो पैदा होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हाफिज सईद ने अगर ये तकरीर की तो आप समझ लें कि एक बार फिर FATF में जाने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। ये जो है ये बड़ा गलत होगा, और फिर इंडिया के पास एक बहुत बड़ा मौका होगा कि वो ये इसे उठाकर पूरी दुनिया के उस पर प्लेटफॉर्म पे लेकर जाएगा और कहेगा कि देखें वहां पर क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, यानी आखिरी वक्त आ गया है आतंकवाद का, आखिरी कील ताबूत में ठोकने का वक्त आ गया, और भारत ने इस बार ठान लिया है कि आतंकवाद को हम जड़ से खत्म करके मानेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुकाबला में बस इतना ही।